समझो भारतीय इंटेलिजेंट ना होते, भारतीय प्रोडक्टिव ना होते, हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमको टैक्स से निचोड़ के पैसा नहीं कमा सकती थी, क्योंकि हम तो प्रोडक्टिव नहीं। जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं, जो कुछ जो जिनकी फैक्ट्री चलती नहीं, हाँ, तो उनसे तो आप टैक्स ले नहीं सकते, उनके पास तो इनकम है ही नहीं। तो जिसके पास इनकम है उसी के से आप टैक्स ले सकते हैं ना। तो इनका क्वेश्चन ये है कि समझो भारत के लोग प्रोडक्टिव ना होते, बिल्कुल बेकार लोग होते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी थी। तो मेरे ख्याल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहना था उस वक्त, मैं तो अब ये प्रूफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मिलिट्री पावर उनके पास नहीं थी, उनके पास मिलिट्री पावर नहीं थी, लेकिन इवन वो जो अमेरिका में गए, पॉपुलेशन इक्वल थी, और अमेरिकन पॉपुलेशन वहाँ, मतलब यूरोप की पॉपुलेशन और अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन सेम थी, लेकिन जो वाइट लोग वहाँ गए वो बहुत थोड़ी पॉपुलेशन के थे। बहुत उनकी वाइट लोगों की पॉपुलेशन 3-4% थी, बाकी 95% तो नेटिव लोगों की थी। तो इतने सारे नेटिव लोगों को वो खत्म कर सके, वो खत्म कर, कई तरीके थे। एक तो बीमारी फैलाई, उन्होंने कंबल बांटे, षड्यंत्र से, आर्मी फोर्स नहीं, हाँ, सब जगह वो चालाकी से काम करते, वो कंबलों को मलेरिया से इन्फेक्ट करके लोगों को बांटते थे, वो नेटिव अमेरिकन को, कि वो लोग मर जाएंगे। इस तरह की कई चीजें, तो इस तरह चालाकी तो बहुत ही उनके पास इस तरह के कई तरीके थे जिसको मार हिटलर को लोग क्रूर बताते थे, हिटलर से तो ज्यादा क्रूर थे। ये जो हिटलर ने 6 मिलियन जूस मारे, बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात, ये हिस्ट्री में बहुत खराब बात है। लेकिन ये भी हमको नहीं बताया जाता कि 2-3 मिलियन हिटलर ने, ये जो जिप्सीज, ये रोमा पीपल इंडिया के हैं, जो रोमा कहते हैं, जिनको जिप्सी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बेइज्जती की मानी जाती है, लेकिन वो इंडिया के, पंजाब, ये राजस्थान के लोग यूरोप में फैले हुए हैं, अभी भी फैले हुए हैं। ये अपने आप को रोमा पीपल कहते हैं। इनके, ये रोमा मतलब राम से आया है। ये करीब 1000 साल पहले वहाँ जा चुके हैं। उनकी भी एक इतिहास है, कैसे गए, क्यों गए, ये हुआ। तो जब हिटलर ने मारने शुरू किए, इन लोगों को भी मारा, पर इनके लिए कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनके लिए कोई म्यूजियम कोई कुछ नहीं बनाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जेनोसाइड जो अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, वो नेटिव अमेरिकन का है। नेटिव अमेरिकन का सबसे लार्ज स्केल जेनोसाइड हुआ, और तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा हुआ, कनाडा पैदा हुआ। और ये जो धरती है, ये धरती उन लोगों की है जो वहाँ पहले रहते थे। तभी जब ये मेरे को लोग बोलते हैं कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो मैं कह रहा हूँ डिस्कवर्ड तो मतलब जो पहले लोग थे उन्होंने डिस्कवर नहीं किया होगा। जो पहले लोग रहते थे तो उन्होंने डिस्कवर नहीं किया होगा। तो ठीक कहना चाहिए कलम्बस कॉन्कर्ड अमेरिका, उसने कॉन्कर किया है, डिस्कवर क्या किया। डिस्कवर तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। सो ये जो जमीन है अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, ये नेटिव अमेरिकन से छीनी है। और क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर बड़ी फर्टाइल थी, लैंड बड़ा फर्टाइल था, लेबर की जरूरत थी, तो ब्लैक्स को स्लेव बना के लेकर आए। तो नेटिव अमेरिकन के हार्ड एसेट्स, उनके लैंड और प्रॉपर्टी एसेट्स लेकर, और ब्लैक्स की लेबर लेकर, ये जोड़कर तो धन बना, ये आप हिस्ट्री देखिए, रॉकफेलर इनकी फैमिली क्या करती थी, ये कार्नेगी इनकी फैमिली क्या करती, ये जितने भी बिलियनियर बने थे 1800s में, ये इसी धंधे में थे। कोई लैंड लेना, कोई वहाँ से छीनना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको भगा देना, ऐसे करके उन्होंने सारी अपनी जायदाद इकट्ठी की थी। तो ये इंडिया में नहीं हुआ, मतलब कुछ हद से हुआ, पर कुछ हद से उन्होंने कहा कि ये इंडियंस को करने दो काम, हम उनको नीचे दबाएंगे, उनको निचोड़ के उनसे टैक्स लेते जाएंगे, पर उनसे काम करते जाएंगे। मुगल्स ने भी ये किया, मुगल्स ने मारा नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐश करेंगे, आप लोग काम कीजिए और हम आपसे टैक्स लेते जाएंगे। और जो छोटा राजा उसको कहा कि चाचा तेरे को वहां रहने देंगे, पर हर साल तुमने हमको इतना % देना है। वो तो अलग अलग 200, 300, 400% तक अलग अलग टैक्सेस, इनकम टैक्स 97%, खेती के ऊपर 90%, वो मतलब आर्थिक दृष्टि से जो है वो लूटने का एक तरीका। वो लूटने का तरीका ये है कि हम आपको ये इंप्रेशन देंगे कि हम आपको आदर भी करते हैं। वो हिंदू फेस्टिवल्स को ब्रिटिश कंपनी थोड़ा ग्रांट भी, हिंदूज को, टेम्पल को पैसा भी देती थी कि अब आप दिवाली मनाओ, अब आप होली मनाओ, ताकि जैसे लोग, कोई मालिक है वो कहते हैं हम नौकर को थोड़ी छुट्टी दे देंगे, चाहे तू जाके ये करा,
ताकि इसमें इनका जो है जो मिश्र जी का पक्ष ये था कि उनके पास में इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी कि वो हिंदुस्तान मतलब वो कभी इतने ताकतवर नहीं रहे कि हिंदुस्तानियों को खत्म कर सके। मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि मिलिट्री पावर तो नहीं थी उनके पास कि हिंदुस्तानियों को खत्म कर सके, इतने शक्तिशाली थे ही नहीं, लेकिन वो कुछ चालाकी कर सकते थे यदि करना चाहे। वो हिंदुओं को ही हायर करके मिलिट्री में, इंडियंस को हायर करके सिपाही बनाया था उन्होंने इंडियंस को अपनी मिलिट्री में। अब देखिए एक नई बुक निकली है, इंडियन आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो मैं पढ़ रहा हूं। इंडियन आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस किताब के मुताबिक लार्जेस्ट नंबर एलाइज, जो एलाइज थे ना हिटलर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रांस, ये सब लोगों में, उनमें से सबसे ज्यादा आर्मी के लोग इंडियन थे। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी बहुत बड़ी आर्मी थी, कई मिलियन थे, पर लोग ये नहीं मानते, ये नहीं पहचानते कि वो जो ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी वो इंडियंस की आर्मी थी। इंडियंस थे, उसमें अंग्रेज लोग बहुत कम थे। जो जनरल और टॉप ऑफिसर्स थे वो अंग्रेज थे, जो फाइटर लड़ने वाले थे इंडियंस थे। अब कई ग्रेवयार्ड्स हैं यूरोप में जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के जो लोग मरे हैं उनके सारी ग्रेव्स हैं। अब जाके वहां देखें तो हिंदू नाम बहुत हैं। हमने देखी कई जगह में ग्रेव्स जहां पर हिंदू नाम इतने लाइन में ग्रेव्स पड़ी हैं, उन सब जो मरे वहीं उनको बेरी कर दिया था। तो ये जो इंडियंस ने कुर्बानी की, इसके बारे में किसी को रिकॉग्नाइज भी नहीं उनको किया गया कि कौन थे, क्या था। राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये जो राष्ट्र में यज्ञ चल रहा है उसके लिए एक ब्रह्मा की आवश्यकता होती है और प्रेसिडेंट ब्रह्मा होता है और वही स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है, जो ये नेटिव अमेरिकन को मारने वाले अभी जो वहाँ के निवासी हैं, तो उनको अपने पूर्वजों के किए हुए पे पश्चाताप नहीं होता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक इसमें पूछना चाह रही हूँ, यदि होता है तो ठीक है, अमेरिकन तो अभी जिंदा नहीं हुए, उनका कुछ, उनको जमीन वापस नहीं कर सकते, पर भारतीय तो अभी सारे हैं, उनकी सारी संपदा उनको क्यों नहीं दे देते अभी भी वहाँ वाले? देखिए ये जो आजकल अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, ब्लैक्स हैं अमेरिका में, वो पॉलिटिकली बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो नेटिव अमेरिकन हैं वहाँ के पहले रहने वाले, वो तो रहे ही नहीं, वो तो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनके पॉलिटिक्स में कोई है नहीं, कुछ नहीं है। वो भी तो बताओ, वो रहते कैसे बेचारे, बाड़े बना करके उनको कैसे रखा? उनको कहते हैं रिजर्वेशन। जैसे कोई जंगल में एनिमल्स को लगाने के लिए, जानवरों को लगाने के लिए अलग जगह बनाई हुई है, तो अलग बाड़े बना रखे, बाड़े टाइप बना रखे, वो वैसे कर दिया है। मूल अमेरिकन लोग बाड़े की तरह रहते हैं। ये देखिए, हर एक चीज मिठास से की जाती है ताकि ऊपर ऊपर लगे बहुत अच्छा हो रहा है। उसको कहा रिजर्वेशन, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, कि आपको वहां ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा करके वहां जाना पड़ेगा, तो वहां पर वो एक इलाका आप ही के लिए होगा, वहां दारू मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा। अब उनको लाइसेंस दे दिया है कि आप कसीनो और लिकर, मतलब अल्कोहल का, शराब का और कसीनो जुए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कई शहरों में अलाउड है, मोस्टली शहरों में नहीं अलाउड। तो वहां दारू पियो, जुआ खेलो। तो मतलब उनको कहा कि आपको ये इकोनॉमी का एक बड़े अच्छा लाइसेंस दे दिया है, तो इसके लिए आप बढ़ सकते हैं आगे। तो वो लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ में लगे हुए हैं, और ये उनकी तबाही हो रही है। अब देखिए, जो आपका प्रश्न है कि कितने होंगे अभी जो मूल अमेरिकन है, वो कितने होंगे अभी? 2-3 मिलियन से ज्यादा नहीं। और मतलब कुल आबादी के प्रतिशत में टोटल पॉपुलेशन है 350-400 मिलियन, तो 1% लोग रह गए मूल अमेरिकन, और 99% बाहरी लोग ही अमेरिका के निवासी कहलाते हैं आज। अब क्या करेंगे बेचारे? ना वोट की पावर, कुछ नहीं है। अब जो ब्लैक्स हैं उनकी स्थिति बड़ी स्ट्रांग है। मैं ब्लैक्स को बहुत एडमायर करता हूं, और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो ब्लैक्स हैं। वो ब्लैक्स ने एक तो बहुत कुर्बानी की, उनके अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुआ, वो अब ऑर्गेनाइज करके उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कि हम अलग, हमारी आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री अलग जो रही है, हम उसके मुताबिक जुड़े रहेंगे और हम पॉलिटिकल पावर में आएंगे। और वो पेट्रियाटिक भी बहुत है, अमेरिकन नेशनलिस्ट भी बहुत हैं, बहुत पेट्रियाटिक हैं, पर अब वो गुलामी में नहीं मानते, अब वो गुलाम नहीं रहेंगे। तो जो वाइट अमेरिकन है, आपका जो प्रश्न है, जो वाइट अमेरिकन है,
उसको ब्लैक्स की तरफ बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है, क्योंकि ब्लैक खड़ा उसके सामने बोलता रहता है कि तेरे को, तूने मेरे को ये किया था, तूने मेरे को वो किया था, वो गिल्ट है। पर जो नेटिव अमेरिकन है उनकी तरफ गिल्ट नहीं है, क्योंकि वो वहां है ही नहीं, वो रहे ही नहीं। तो गिल्ट होने के लिए कौन है जो उनको ये याद दिलाए, इसलिए वो है ही नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सर्वाइव कर गए वो अब अपनी इंडिपेंडेंस लेने लायक हैं, जो सर्वाइव ही नहीं किए। और ये सिर्फ नेटिव अमेरिकन कहानी है, ये तो जहाँ भी सिविलाइजेशन, ये जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की, तो नेटिव अमेरिकन की तरह जहाँ जहाँ और भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, यहाँ वहाँ जहाँ भी गए, तो लोगों को तबाह कर दिया। जो लोग डिफरेंट थे उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको तबाह कर दिया। तो ये हमको समझना है। ये अब मैं एक बताता हूँ एक और बात। न्यू जर्सी में एक गवर्नर थे जो हिंदूज को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते थे। उनका कोई स्कैंडल हो गया, वो उनकी करियर खत्म होगी, पर पहले जब वो थे वो बहुत हिंदूज को हेल्प करते थे, इंडियंस की हेल्प करते थे। तो उन्होंने एक हमको अपॉइंट किया एशियन स्टडीज कमीशन, कि मतलब स्कूलों में एशिया के बारे में स्टडीज होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो सिर्फ यूरोप के बारे में सिखाया जाता था, अब एशिया आगे बढ़ रहा है तो एशिया के बारे में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसको एशियन स्टडीज कहलाते हैं। और एशियन स्टडीज को डेवलप करने के लिए एक कमीशन बनाई और हमको उसमें चेयरमैन बनाया। तो फिर हमने रिसर्च की कि एशियन स्टडीज क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट है जिसमें सिखाते हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशंस, मतलब स्प्रेड ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सिविलाइजेशंस हैं, वर्ल्ड की संस्कृतियां हैं अलग अलग, वो कैसे फैली, ये एक सब्जेक्ट है। और उसमें अभी सिर्फ यूरोपियन सिविलाइजेशन स्प्रेड कैसे किया और इस्लामिक सिविलाइजेशन स्प्रेड कैसे किया वो सिखाया जाता है। तो आप कुछ बताएं कि एशियन सिविलाइजेशन भी है, कोई चीज़ है कि नहीं, और कभी स्प्रेड हुई है नहीं हुई। तो ये हमको ये डिस्कशन शुरू हुआ। तो हमने उनको कहा कि जो एशियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया से शुरू होके बुद्धिस्ट के थ्रू सारे एशिया में पहुंच गए, मंगोलिया, चाइना, जापान, मेडिसिन, ये सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म नहीं, बट बुद्धिस्ट के थ्रू मेडिसिन, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये तरह तरह की चीज़ें ये इंडियन सिविलाइजेशन की सारी एशिया में पहुंच गई। तो हमने उनको कहा कि ये है, ये भी एक चैप्टर होना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। तो वो बड़े हैरान हो गए। वो कहते हैं कि अच्छा, हमने काफ़ी रिसर्च की है, जो आपने कहा बड़े इंटरेस्टिंग बात है, पर कौन मिलिट्री लीडर था, कौन कमांडर था, कहाँ पर वॉर हुई थी, कैसे स्प्रेड हुए थे। तो हमने उनको कहा कि ये स्प्रेड होने का तरीका अलग है, ये वॉर के साथ नहीं, कोई मिलिट्री कमांडर नहीं गया, ये जैसे स्वामी जी ने पहले कहा था, ये स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन किसी मिलिट्री रूल से नहीं हुआ। तो ये आप नहीं कह सकते जैसे रोमन स्प्रेड हुआ, रोमन एम्पायर स्प्रेड हुआ, या फ्रेंच किया, या ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड हुआ, या इस्लामिक स्प्रेड हुआ। तो आप उस तरह की दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कि क्योंकि उस तरह के तरीके से कोई हमारा स्प्रेड नहीं हुआ। पर ये जो स्प्रेड हुआ, हमारे यहाँ सेनापति थे, सेनाएं थी, लेकिन वो परिवर्तित करते वैचारिक स्तर पर। यस, पहला उनका प्रश्रय होता था, और जो दुष्ट लोग होते थे उनको युद्ध में मारते थे। रावण को मारा, कंस को मारा। तो पहला परिवर्तन का दृष्टिकोण होता था कि वैचारिक स्तर पर देवत्व